नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। तो बिहार जाने वाले हैं पीएम। क्या विपक्ष की गोलबंदी ने बढ़ा दी है टेंशन? क्योंकि 12 जून को एक महा बैठक होनी है विपक्ष की। नीतीश कुमार इसकी अगुवाई करते हुए नजर आएंगे। तो इस खेमेबंदी से क्या टेंशन बढ़ गई है भारतीय जनता पार्टी के अंदर? 2024 को लेकर जो महागठबंधन बनाने का जिक्र बार बार हो रहा है, क्या उसका एक नज़ारा हमको 12 जून को देखने को मिलेगा? और इसी 12 जून की तारीख के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार जाने की तैयारी कर चुके हैं। क्या चल रहा है बैकएंड पे, इनसाइड स्टोरी क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, एक तरफ विपक्ष की महाबैठक और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का भी वहां पहुंचना, जो कि कहीं भी जाते हैं वो करिश्माई होता है उनका, जहां भी जाना। तो क्या चल रहा है अंदर खाने? देखिए, आज मई के महीने की आखिरी तारीख है। आज बुधवार है। गुरुवार से यानी कि 1 जून से जो राजनीतिक हलचल है वो बिहार में बहुत तेज बढ़ने वाला है। और उसकी खास वजह ये है कि 12 जून एक तारीख चुन ली गई है विपक्ष के द्वारा। और वो 12 जून एक ऐसी तारीख है जिसमें कि अभी तक महीनों से चला आ रहा जो प्रयास हम देख रहे हैं विपक्षी दलों का एक दूसरे से सहयोग का, उसको आकार मिलने वाला है। एक ऐसी बैठक होने जा रही है जिसमें सभी दल पहुंचेंगे, अपने अपने प्रतिनिधि भेजेंगे और क्या 2024 के चुनाव में विपक्ष की रणनीति हो, इस पर फाइनल मुहर लगेगा। 12 जून एक निर्णायक तारीख हो गई है और बिहार की जमीन से विपक्षी गोलबंदी को फिर से आकार मिल रहा है। ये मशवरा ममता बनर्जी की तरफ से आया था नीतीश कुमार को कि जब 70 के दशक में इमरजेंसी लगी थी और उसके खिलाफ जो आंदोलनात्मक आवाज़ उठी थी वो बिहार की ज़मीन से उठी थी। और अभी अघोषित इमरजेंसी की शिकायत विपक्ष करती है मोदी सरकार में, तो क्यों ना हम बिहार की ज़मीन से ही फिर वो आह्वान करें। और ऐसा लगता है कि उसी बात को मानते हुए 12 जून की तारीख का चयन किया गया है। लेकिन देखिए, दूसरी तरफ जब भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता चली, और भारतीय जनता पार्टी आप जानते हैं कि उसने अपना 10वां वर्ष केंद्र में सत्ता में शुरू कर दिया है। 30 मई को प्रधानमंत्री ने शपथ जो इस बार लिया था 2019 में, उसके उपलक्ष्य में उन्होंने कई कार्यक्रम हुए। और उसके बाद आज 31 मई है और आज अजमेर में उन्होंने कार्यक्रम किया। और आज से 1 महीने का एक कार्यक्रम शुरू हुआ है, महाजनसंपर्क। और देश भर में यह महाजनसंपर्क किया जाएगा। तो महाजनसंपर्क में भारत के प्रधानमंत्री किन जगहों पर जाते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि महाजनसंपर्क का ध्येय ये है कि हर लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में जो सबसे प्रबुद्ध 100,000 लोग हैं उनके पास भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी। मल्टीपल बूथ होते हैं, तो हर बूथ में कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, उनके पास जाकर के सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया जाएगा। और इस तरह से पूरे देश में होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जहां जहां जाएंगे वो तो जगह बहुत खास होने वाली है। और प्रधानमंत्री सभी जगहों पर तो जा नहीं सकते हैं। तो प्रधानमंत्री के लिए एक निश्चित कार्यक्रम तय किया है। और प्रधानमंत्री जिन जगहों पर जाने वाले हैं उसमें बिहार भी है। तो एक तरह से 2024 के दो जो सबसे बड़े किरदार रहने वाले हैं, एक तो भारतीय जनता पार्टी तो है ही है, मोदी जी, और दूसरा विपक्ष भी एकजुटता दिखाता हुआ, एक माला में पिरोया हुआ नज़र आता हुआ वहाँ पर दिखेगा। तो तस्वीर तो हालांकि जून में काफ़ी सियासी पारा जो है हाई रहेगा ही, क्योंकि वैसे देखें उत्तर भारत में वैसे ही हाई रहता है जून के महीने में। इससे क्या संकेत मिल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 12 जून का जो कार्यक्रम था वो पहले से तय किया हुआ था विपक्ष ने, नीतीश कुमार ने, बाद में तय हुआ है प्रधानमंत्री का जाना। तो ये जो बैठक है इसको सीरियसली लिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये जो महागठबंधन का जिक्र हो रहा है इस बार, उसको ऐसे ही हवा में नहीं समझा जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार भी उस
विपक्षी एकजुटता में एक भागीदार है और नीतीश कुमार की राजनीति हर कोई जानता है। नीतीश कुमार भागीदारी नहीं सूत्रधार हैं। हाँ, और इस बात को समझिए कि सबसे पहले विपक्ष एक साथ आए, इस विचार को सामने लेकर के नीतीश कुमार आए। उन्होंने ये आह्वान किया और वो फेमस लाइन कही जब सलमान खुर्शीद और दूसरे नेताओं के साथ उनकी बैठक पटना में हुई थी, तो एक पब्लिक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ आ जाइए विपक्षी दलों के साथ, तो हम 100 से नीचे समेट देंगे बीजेपी को। हम तो इंतज़ार कर ही रहे हैं। तो सोचिए कि वहाँ से वो आकार लेना शुरू हुआ और कई जगहों पर जा करके मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करके, नेताओं से मुलाकात करके नीतीश कुमार ने एक गोलबंदी तैयार कर ली, जिसकी बैठक 12 जून को होने जा रही है। अगर ये बैठक गंभीर न होती तो फिर प्रधानमंत्री क्यों जाते? प्रधानमंत्री के पास और भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां वो जा सकते थे। लेकिन बिहार के बीजेपी नेतृत्व ने तय किया कि हम प्रधानमंत्री को अप्रोच करेंगे। उन्होंने अप्रोच भी किया और अप्रोच करने के बाद उन्हें एक कार्यक्रम मिल गया। 4 बड़ी रैलियां करनी है बिहार बीजेपी नेतृत्व को इन 30 दिनों में, जो कि 31 मई से लेकर 30 जून तक चलना है, महाजनसंपर्क, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे। तो उसमें बिहार विशेष में 4 बड़ी रैली है और जो जनसंपर्क बूथ दर बूथ होना है वो तो होना ही है। इन 4 बड़ी रैलियों में से एक में प्रधानमंत्री आए, इस अनुरोध के साथ बिहार भाजपा दिल्ली पहुंची। उसने रिक्वेस्ट किया और वो रिक्वेस्ट मान ली गई, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। तो जाहिर है कि बड़ा गंभीरता से लिया जा रहा है 12 जून की उस बैठक को, और उसके जवाब के तौर पर प्रधानमंत्री की रैली लगी है। पर इसकी तारीख क्या होगी, अटकलें इसको लेकर के बहुत ज़्यादा हैं। 12 जून की तो तारीख सामने आ गई है, हम तारीखों पर बात करेंगे, लेकिन पहले 12 जून के बनाम कौन सी तारीख? तो देखिए, ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री को 21 जून को न्यूयॉर्क में रहना है क्योंकि इंटरनेशनल योगा डे है। दुनिया भर में योगा के कार्यक्रम होंगे, यूनाइटेड नेशन ने एक्सेप्ट किया, आप जानते हैं। तो 21 जून को वो न्यूयॉर्क में होंगे और 21 से ही उनकी अमेरिका यात्रा शुरू होती है और 22 जून को वो वाशिंगटन डीसी चले जाएंगे और फिर वो स्टेट विजिट पर आ जाएंगे। अमेरिका राष्ट्रपति उनके स्टेट गेस्ट के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी वहाँ होंगे और ये बड़ा सम्मानित एक मसला होता है जिसमें कि 21 गन की सैल्यूट दी जाती है। ब्लेयर हाउस में कहा जाता है कि आप यहीं आकर रहिए, हमारा राजकीय गेस्ट हाउस है। और दोनों सदनों पे कई दफ़े ये भी मौका मिलता है कि आप एड्रेस करें जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस को। तो आप ये देखिए कि वो बहुत बड़ा ओकेजन होगा। तो 21 से 24 के लिए प्रधानमंत्री अमेरिका में होंगे और उस दौरान तो जाहिर है नहीं, तो ये कहा जा रहा है कि एक विंडो है और उसके बाद फिर वो 24 से 26 के आसपास वो लौटना हो पाएगा उधर से। तो लौटने के बाद बहुत से काम रहते हैं जो कि आपके पेंडिंग हो जाते हैं। तो माना ये जा रहा है कि 12 जून और 19 जून के बीच की जो समय अवधि है, 12 जून को ये कार्यक्रम खत्म हो जाए और 19 जून को उनका डिपार्चर होगा। इसके बीच ये जो 7 दिन हैं, इसी में से कोई दिन प्रधानमंत्री बिहार जाएंगे और उस बैठक में क्या निकला जो 12 जून को हुआ, एक तरह से उसका जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से आएगा। तैयारियां अभी से शुरू माने फिर इस चीज़ को अगर देख रहे हैं हम, बिहार में गठबंधन की एक बैठक हो रही है और एक स्वरूप आपने कहा तैयार करने की कोशिश की जा रही है। आगामी चुनाव में जो जिन राज्यों के चुनाव हैं उसमें ये गठबंधन और भी अच्छे से साथ में चलता हुआ नज़र आएगा, दिखेगा। इस बैठक 12 जून की जो बैठक होनी है महागठबंधन, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, 12 जून की बैठक के लिए दरअसल एक प्लान है जो कि नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, ये लोग मिल करके कांग्रेस को समझाना चाहते हैं और वो प्लान है प्लान 475। तो प्लान 475 में ये है कि कम से कम 475 सीटें देश में ऐसी हों, 543 में से 475 सीटें ऐसी हों जहां भारतीय जनता पार्टी के सामने ऑपोजिशन का एकमात्र उम्मीदवार खड़ा हो, 1-to-1 फाइट हो।
क्योंकि 1-to-1 फाइट में माना यह जाता है कि जो अभी तक के आंकड़े हैं उनकी स्टडी से पता चलता है कि 50-50% चांस होती हैं बीजेपी की और अपोजिशन की जीतने की। ये सीट किसी के पास भी जा सकती है और अपोजिशन में ज़्यादा जीतती है, ये भी कहा जाता है। लेकिन कई ऐसे जगह होंगे जहाँ ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं वहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए वाईएसआर की वो अपने जहाँ जहाँ चुनाव लड़ाएंगे वो तो है नहीं, बीजेडी जहाँ जहाँ चुनाव लड़ाएगी वो तो है नहीं इस अपोजिशन का हिस्सा। तो कुछ सीटों को छोड़ दीजिए जहाँ पर ट्रायंगुलर कंटेस्ट होगा, बाकी सीटों पर 1-to-1 कंटेस्ट होगा और यही है प्लान 475। प्लान 475 में एक बीजेपी का उम्मीदवार, एक ऑपोजिशन का उम्मीदवार ये होगा। लेकिन प्लान 475 सक्सेसफुल हो, सफल हो, उसके लिए कांग्रेस को कन्विंस होना पड़ेगा इस बात के लिए कि वो 200 सीट से ज़्यादा पर चुनाव न लड़े। मात्र 200 सीट पर वो चुनाव लड़े या उससे कम सीटों पर लड़े, क्योंकि 1-to-1 जब भी फाइट होती है तो बीजेपी कांग्रेस को हरा देती है, या ट्रायंगुलर फाइट जब बना देती है कांग्रेस तो बीजेपी जीत कर निकल जाती है। तो ये मनाया जाना है कांग्रेस को कि देखिए आप कम सीटों पर अगर लड़ते हैं तो ये गारंटी बनता है बीजेपी को घेरने का, उन्हें हराने का। तो आप क्या मानेंगे? आप मान जाएंगे कि आप 200 सीटों पर लड़ें? ये बैठक जो है उस मसले के आसपास होने जा रही है। हाल फिलहाल 2 चुनाव जीते हैं कांग्रेस ने। एक तो हिमाचल में, हालांकि वहाँ तो बहुत ही टफ फाइट रही। कर्नाटका की जीत से ज़्यादा उत्साहित है। अभी कुछ कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि कांग्रेस के मन में क्या है, क्योंकि अभी 3 जो बड़े राज्य हैं उनके नतीजे बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे कि कांग्रेस आगे क्या निर्णय लेती है। भारत जोड़ो यात्रा का क्या इफेक्ट हुआ, उसके बाद जो ये 3 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ के इलेक्शंस जो है, यहाँ के नतीजे जो है बहुत कुछ डिसाइड करने वाले हैं। अगर यहाँ पर कांग्रेस जीतती है भविष्य में तो वो 200 सीटों पर मान जाए ऐसा कम ही लगता है। ये नेगोशिएशन जो है हो सकता है बढ़ जाए। हाँ, ये संभव है, लेकिन कहा जाता है कि साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकाल के सबसे कम सीटों पर वो लड़ी थी और देखिए सबसे ज़्यादा सीटें जीत करके वो आई है। ज़्यादा सीट लड़ना कोई गारंटी नहीं होता है कि आप ज़्यादा सीटें जीत करके भी आएंगे। खासतौर पे जब ये साबित हो चुका है कि अगर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ 200 सीटें लड़ते हैं तो 175 सीटें जो हैं वो बीजेपी की तरफ चली गई पिछले चुनाव में, और कांग्रेस मात्र 20, 22, 25 लेकर के ही आ पाई। तो बहुत ज़्यादा सीटें लड़ना बहुत बुद्धिमत्ता का काम है, ये तो नहीं है। लेकिन क्या कांग्रेस, आपका सही प्रश्न है, मान जाएगी? क्योंकि कांग्रेस हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़ती रही है, तो 200 पर अपने आप को कैसे सीटों पर निगोशिएट कर पाना, हर सीट पर निगोशिएट कर पाना। मान लीजिए उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं तो उन सीटों पर बैठकर ये डिसाइड करना कि यहाँ से हम लड़ेंगे, यहाँ से समाजवादी पार्टी लड़ेगी, कल को बसपा भी आ जाती है तो कहती है हम यहाँ से लड़ेंगे। तो ये निगोशिएशन बड़ा टफ है। ये प्रक्रिया जो है वो 6 महीने की प्रक्रिया है। लेकिन दिक्कत ये है कि उस प्रक्रिया के लिए पहले एक सैद्धांतिक निर्णय होगा कि साहब ऐसा है कि मैं कम पे लड़ूंगा, आप भी कम पे लड़िए, हम सब कम पे लड़ें। पीएसपी तो पूरे 543 पर खड़ा कर देने का दम रखती है और बहुत ज़्यादातर सीटों पर वो लड़ भी जाती है, तो उससे कोई हासिल तो नहीं होता है। पिछले दफ़ा तो 0 हो गए थे, इस बार 10 आए क्योंकि सपा और बीएसपी एक साथ हो गए थे। तो कहने का अर्थ ये है कि ये कांग्रेस को कन्विंस करना ओपोजिशन के लिए बहुत टेढ़ी खीर है। कांग्रेस बहुत आसानी से मानेगी नहीं, लेकिन सामने प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है। पटना की बैठक में ये तय होगा कि आप यहाँ से उठेंगे और अगर झगड़े लड़ाई में ख़त्म हो गई ये बैठक तो मोदी जी आएंगे कल और मन से ये कहेंगे कि इन्होंने भानुमति का कुनबा जोड़ने की कोशिश की थी और सब के सब बिखर गए। तो ये तो स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा लगता है कि सारी तैयारियां ध्यान में रखते हुए विपक्ष ने ये बैठक बुलाई है और कांग्रेस ने कहा है कि हम आएंगे इस बैठक में। कांग्रेस चाहती है कि कोई ऐसा फॉर्मूला तैयार हो जिसमें कि टक्कर दी जा सके 2024 में बीजेपी को, तो वो पीछे नहीं हटेगी। तो हो सकता है कि 200 से कम नहीं, लेकिन अपनी सीट संख्या में वो थोड़ी कमी लाए और कहे कि साहब हम 230 लड़ जाएंगे या 225 लड़ जाएंगे, हमें इतना मत दबाइए, क्योंकि हमारे बहुत से लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या निकल कर के आता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सामने है। ज़रा से भी कमी हुई
तो उसको यूटिलाइज करते हुए बीजेपी अपनी बड़ी ज़बरदस्त सभा करेगी। 2019 का अनुभव क्या कहता है? इस बार जो विपक्षी एकता बनने की कोशिश कर रही है, जो सूत्रधार बने हैं नीतीश कुमार, और पिछली बार का एक्सपीरियंस, क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा था कि विपक्षी एकता करते करते इलेक्शन में हाल ये हुआ कि बिल्कुल सपाचट हो गया। और इस बार क्या लग रहा है कि जो विपक्ष दावा कर रहा है, एक साथ होने का दावा कर रहा है, वो असल में कर रहा है? क्योंकि इस बार ज़्यादा प्रताड़ित हो गया है विपक्ष, जिस तरह से उनके बयान सामने आते हैं, या फिर ईडी, सीबीआई, हालांकि हम किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं और हम कह भी नहीं रहे हैं कि कोई बिल्कुल चोर है, वो जांच का विषय है, लेकिन फिर भी इस बार ज़्यादा प्रताड़ित है, इसलिए शायद एक साथ हो जाए। हाँ, दो चीज़ें हुई हैं जो डेवलपमेंट हैं। पहली तो ये हुई है कि बिहार में आरजेडी और जेडीयू एक हो गए। पिछले चुनाव में जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, और एक होने के बाद उनके पास जो मुख्य उद्देश्य है, एक हुए क्यों, तो बस इसीलिए कि वोट संख्या दोनों की बढ़ जाए, और मुख्य उद्देश्य यह है कि उसके बाद के होने वाले चुनाव में बीजेपी को हराया जा सके। तो उस कारण से वो एक साथ हैं इस बार, पिछली दफा नहीं थे। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, देखिए इस बात को महसूस करिए कि नीतीश कुमार एक सूत्रधार के तौर पर इमर्ज किए हैं। पिछली बार तो बीजेपी के साथ थे, तो पिछली दफा कुछ इस तरह का हो नहीं पाया क्योंकि कोई सूत्रधार था ही नहीं। कोई ऐसा नहीं था जो हर चीफ मिनिस्टर के यहाँ जा पा रहा हो, उनसे बातें कर ले रहा हो, जिसकी ईगो इतनी कम हो कि वो चला जाए। ऐसा नहीं है कि नीतीश जी ईगो वाले आदमी नहीं है, लेकिन इस कार्य के लिए उन्होंने तय किया है कि मैं हर किसी के पास जाऊंगा। तो वो केसीआर के पास भी जाते हैं, केसीआर उनके यहाँ आते हैं तो उनके साथ भी हो लेते हैं। वो अखिलेश यादव के पास, मायावती, कहीं भी वो जाने के लिए तैयार। हालांकि मायावती से उनके अभी तक शायद ममता बनर्जी से मुलाकात, उधर उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कहीं भी वो जा रहे हैं, जो भी उनसे मिलने के लिए तैयार हैं। वो कर्नाटक भी गए, फिर वहाँ से अगले दिन अरविंद केजरीवाल से मिलने दिल्ली भी चले आए, वो खड़गे साहब से मिल रहे हैं, लगातार वो मुलाकात कर रहे हैं। तो ये फिगर पिछली दफ़ा नहीं थी, इस बार है। इस फिगर के होने का मतलब ये हो गया कि एक बड़ी बैठक 12 जून को कॉल हो गई, क्योंकि वो व्यक्ति जो हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं। अगर सबों के पास जा रहे हैं तो ये एक मुख्यमंत्री पद का रसूख होता है, तो उन्होंने वो बैठक बुला ली है, तो सब आने के लिए वहाँ तैयार हैं। अब ये जो गोलबंदी है, इसका एक ट्रेलर आपने अभी संसद में बहिष्कार में देख लिया, तो क्या ये आगे भी कंटिन्यू करेगा? संसद का बहिष्कार, 12 जून की बैठक, तो ऐसे करते करते क्या एक विपक्षी खेमाबंदी बहुत तगड़ी होने जा रही है? बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय हो सकती है, और इस कारण से प्रधानमंत्री अपनी छवि के साथ जब बिहार में उतरेंगे, और बहुत दिनों से वो गए नहीं हैं, बिहार में उतरेंगे, तो जून में आपको सारी एक्टिविटी, पूरे देश की राजनीतिक हलचल वो बिहार में ही दिखाई पड़ेगी। और जो खम्मम की रैली हुई थी, उसमें जितने दल शामिल थे, जितने लोग शामिल थे, वो भी अब डाइल्यूटेड नज़र आ रहे हैं। जैसा कि केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारा साथ दीजिए अध्यादेश के मामले पर, तो वो लगता है कि अब थोड़ा एक्सेप्टेंस जो है धीरे धीरे करके बढ़ने लगी है। CPIM से कि उनके येचुरी जी से मुलाकात करते हैं केजरीवाल साहब, केसीआर कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं इस टाइम, वो शांत हैं। अखिलेश यादव भी ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो जो खेमेबंदी की जो जिम्मेदारी है वो नीतीश जी पर ही आ गई है, और वहीं लग रहे हैं कि फाइनल धुरी रहेंगे इस विपक्षी एकता के। अब देखिए, फरवरी की बैठक थी खम्मम की, हम मई के आखिर में बात कर रहे हैं, और इन 3 महीनों में ही छटा बदल गई। हाँ, कांग्रेस ने एक जीत क्या हासिल की, चीजें अपने आप में बदल गई। अगर मान लीजिए कि कांग्रेस दूसरी तीसरी भी जीत हासिल कर लेती है, तो जाहिर है कि विपक्षी एकता में नंबर 1 पार्टी फिर कांग्रेस चाहेगी कि हम ही रहें। तो वहाँ एक तो आपसी क्लैश भी है। भारतीय जनता पार्टी इसको बार बार पॉइंट आउट करती है कि इतनी आसानी से इनका गठबंधन नहीं हो जाएगा, पर अगर हो जाता है और कोई ऐसा अंडरलाइंग वोट है जिसमें नाराजगी है, जैसा कि कर्नाटक में हमको दिखा, तो उस वोट को संबल देने के लिए ये गठबंधन जो खड़ा होता है, तो ये बड़ा प्रभावशाली होगा। क्योंकि अभी नाराज वोट जो है वो बीजेपी से भले नाराज हो, किसी दूसरे को दे ही नहीं पाता है, क्योंकि जानता है कि मैं दूंगा और वो जीतेंगे नहीं, तो फायदा क्या है देने का। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि एक सामने विश्वसनीय क्रेडिबल अल्टरनेटिव दिखता है, ऑब्वियसली वहाँ जाकर के वोट करेंगे। और एक चीज़ मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर भी बोलूँगा मैं कि
उनकी जितनी क्रेडिबिलिटी या वो जितना विपक्ष में अपनी बात रख पाने में सक्षम है, हालांकि राहुल गांधी भी सक्षम है, सोनिया जी भी सक्षम थी, उतने क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जब से आए हैं तब से हमने देखा है कि बहुत सारी बैठकें हो रही हैं, सब एकजुट होकर बात करने के लिए तैयार है। यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे का आना, कांग्रेस का अध्यक्ष बनना एक पॉजिटिव सिंबल भी है कि इस जो गठबंधन की बात हो रही है वो गठबंधन बन जाए और वो आगे तक भी कंटिन्यू रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़ी भूमिका में है, मुझे जो दिख पा रहा है। हाँ बिल्कुल हैं, और बड़े एक्सेसिबल हैं। राहुल गांधी अध्यक्ष थे तो इतने एक्सेसिबल नहीं थे। सोनिया जी ज़्यादा काम अहमद पटेल जो उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे उनके ज़रिए किया करती थी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत एक्सेसिबल हैं। कोई भी विपक्षी नेता उनसे समय मांगकर उनसे मुलाकात कर लेता है, वो किसी से जाकर मुलाकात कर लेते हैं। तो पहली दफ़ा जो गांधी परिवार से अध्यक्षता निकल करके किसी नेता के पास आई है तो उसके असर हो रहे हैं। दूसरा ये भी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक सिद्धस्त नेता हैं, 8 बार एमएलए जीत चुके, 2-3 दफ़े एमपी का चुनाव जीत चुके। तो चुनाव जीतना हारना किस तरह से होता है। और अभी कर्नाटक में मैं देख के आ रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त प्रचार कर रहे थे। 80 साल की उम्र है लेकिन बोलते हैं तो जान ला देते हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा एंसेंबल जुड़ा है। ममता बनर्जी अपनी ताकत के साथ, नीतीश तेजस्वी एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं, अखिलेश यादव उस जमात के साथ हैं, केसीआर साथ आ गए हैं, स्टालिन तैयार हैं, महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं सब लोग तैयार हैं। बीजेपी को घेरने का संकल्प एक कॉमन संकल्प है। आपस के तकरार हो सकते हैं, प्लान 475, 200 सीट, लेकिन एक कॉमन संकल्प है कि बीजेपी को घेर लो। तो ये जो एक घेरेबंदी हुई, इसको गंभीरता से लिया है बीजेपी ने, और बीजेपी को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो एक बन रहा है तंबू सामियाना ये राजनीतिक सामियाना कोई ऐसा तो नहीं कि बहुत प्रभावी बन जाए। तो इस कारण से उसको शुरू में ही उसको चेकमेट किया जाए, और चेकमेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास प्रधानमंत्री से बेहतर चेहरा नहीं, इसीलिए प्रधानमंत्री वो भी पहुंच रहे हैं। तो जून में जो राजनीतिक पारा है वो अब बढ़ा हुआ तो नजर आएगा। बिहार उसकी धुरी है, नीतीश कुमार विपक्ष की जो एकता है, गोलबंदी है, उसकी धुरी बने हुए हैं। क्या होता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। आपको क्या नजर आता है इस राजनीति में, पक्ष और विपक्ष की गोलबंदी, इसके बीच की जो राजनीति है, क्या नजर आता है, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।